हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय प्रोफेसर हबी, पार्ट 11, चैप्टर 111। मेरा बच्चा मेरा बच्चा। अगली सुबह अरमान की जब आंख खुली तो उसने देखा कि रूही उससे हक करके सोई है। रूही, तभी अरमान ने रूही को आवाज लगाई। प्लीज सोने दो ना, रूही ने नींद भरी आवाज में कहा। तभी अरमान ने रूही के कान में कहा, क्या मेरी बाहों में इतना अच्छा लग रहा है कि और सोना चाहती हो? ये बात सुनकर रूही की आंख नींद से खुल गई और उसने देखा कि वो अरमान को हक करके उसके हाथ पर सोई है। रूही जल्दी से उठकर बैठ गई। सॉरी, मुझे नहीं पता था। वैसे कल रात को क्या हुआ था? अरमान ने रूही से पूछा। वैसे शौमिक को पता था कि रूही को रात को जो सपने आते हैं उस वजह से डर लगता है। कुछ नहीं, बुरा सपना आया था, अब तुम जाओ यहाँ से। रूही इतना कहकर बेड से उठी और उसने अरमान के लिए दरवाजा खोल दिया ताकि वो वहां से जा सके। अरमान उठा और जाने लगा। तभी अरमान ने रूही से कहा, आधा घंटे बाद हम लोग जा रहे हैं। ओके, रूही ने इतना कहकर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और फ्रेश होने चली गई। अरमान और रूही लोकेशन देखने गए। रूही ने देखा कि वो बहुत खूबसूरत फ्लावर्स गार्डन है। रूही ने कुछ देर उन खुशबू को महसूस किया और फिर अरमान की तरफ देखते हुए बड़े मासूमियत से बोली, अरमान तुम उन्हें क्यों बर्बाद करना चाहते हो? ये कितना खूबसूरत है। रूही ने एक फूल को हाथ लगते हुए कहा, क्या तुम्हें ये सच में खूबसूरत लग रहे हैं? अरमान ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। तभी रूही ने बच्चों की तरह सर हाँ में हिलते हुए कहा, तो क्यों ना ये मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूं? अरमान ने रूही के थोड़ा पास आकर कहा। क्या? रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। मजाक कर रहा हूं, बट अब तुम्हें ये पसंद है तो हम इसे बर्बाद नहीं करनेगे। डोंट वरी। अरमान ने जब ये कहा तो रूही को अरमान की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरी बात सच में मान रहे हो, रूही ने हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। तुम ही मुझे से नफरत करती हो, वरना मैं आदमी बुरा नहीं हूँ, अरमान ने मजाक करते हुए कहा। तभी रूही ने प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, तुम उतने बुरे भी नहीं हो जितना मैं सोच रही हूँ। थैंक गॉड कि तुम मेरे बारे में सोचती तो हो, अरमान ने फिर से मजाक करते हुए कहा, जिससे रूही बस स्माइल ही कर रही थी। अब मुझे आपने प्रोजेक्ट के लिए दूसरी जगह देखनी होगी, अरमान ने रूही से कहा। तभी रूही ने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर दूंगी। ठीक है, अरमान ने इतना कहकर एक चेयर पर जाकर बैठ गया। रूही भी उसके पास आकर बैठ गई। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? रूही ने कुछ देर सोचा और उसके बाद कहा, सिर्फ दोस्त? ओके, सिर्फ दोस्त, अरमान ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे किया तो रूही ने भी हाथ मिला लिया। चलो हम शॉपिंग पर जाते हैं, अरमान ने जब ये कहा तो रूही ने पूछा, शॉपिंग पर क्यों? क्या को मेरा मन है इसलिए? इतना कहकर अरमान उठा और रूही का हाथ पकड़कर उसने रूही को भी उठाया और दोनों बाहर जाने लगे। अरमान, मेरा हाथ तो छोड़ो, रूही ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। तभी अरमान ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, रूही मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। दोनों ही गाड़ी में बैठ गए। अरमान और रूही दोनों ही बातें करते हुए कब मॉल पहुंच गए उन दोनों को भी पता नहीं चला। अरमान और रूही अब दोनों एक दूसरे में काफी घुल मिल गए थे, इसलिए 2 दिन कहाँ गुजर गए वो रूही और अरमान दोनों को ही पता नहीं चला। वही अरमान रूही के लिए खुश था क्योंकि उसने रूही के चेहरे पर काफी वक्त बाद स्माइल देखी, जिससे अरमान को काफी सुकून मिल रहा था। जब रूही और अरमान दिल्ली से मुंबई आ रहे थे तब रूही ने देखा कि अरमान सो रहा है। उसने अरमान के चेहरे को काफी गौर से देखा और आपने मन में सोचा, मुझे अरमान के साथ इतनी अच्छा क्यों लग रहा है, क्यों मैं अरमान की तरफ खींची चली जा रही हूँ। रूही सोच में डूबी हुई थी कि तभी अरमान की नींद खुल गई। हे स्वीटहार्ट, क्या सोच रही हो? अरमान 4 जब देखा कि रूही किसी सोच में डूबी हुई है तो उसने रूही से पूछा। कुछ नहीं, जल्दी रूही होश में आया और उसने ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, ओके, आधे घंटे बाद हम मुंबई पहुंच जाएंगे, अरमान ने अपनी वॉच में देखते हुए बोला। रूही ने विंडो के बाहर आसमान को देखते हुए कहा। तभी अरमान ने रूही से कहा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, रूही ने एक हल्की स्माइल करते हुए कहा। तभी अरमान ने रूही से कहा, शौमिक एक अलग ही इंसान था, मेरा मतलब है कि वो तो शादी करना ही नहीं चाहता था, फिर तुम दोनों की शादी कैसे हुई? और तुम दोनों प्यार भी करने लगे, अरमान ने आगे कहा। आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से हमारे साथ जो भी हुआ था वो अच्छा ही हुआ था। रूही के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई क्योंकि वो शौमिक के बारे में सोच रही थी।
तुम्हें पता है जब हमारी शादी हुई थी तो मैं जानबूझकर उसे तंग करती थी ताकि वो मुझे परेशान हो जाए, पर वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता था। रूही ने खुश होते हुए कहा। वही अरमान भी मन ही मन खुश हो रहा था। वो तो तुम्हारा प्रोफेसर भी था राइट? अरमान ने रूही से पूछा तो रूही ने हाँ में जवाब दिया। तो क्या तुम्हारे कॉलेज में पता है कि तुम हस्बैंड वाइफ थे? अरमान ने रूही से पूछा। तभी रूही ने जल्दी से कहा थे मतलब क्या है, मैं अभी भी शौमिक की वाइफ हूँ। अच्छा बाबा, तुम अभी भी शौमिक की वाइफ हो। कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट लैंड हुई। अरमान और रूही एयरपोर्ट से बाहर आए। वहीं बाहर सुमित अरमान का वेट कर रहा था। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, अरमान ने रूही से कहा। रूही और अरमान के बीच अब सब ठीक हो गया था, इसलिए रूही ने हाँ कह दिया। रूही और अरमान गाड़ी में पीछे बैठ गए। तभी सुमित ने गाड़ी स्टार्ट की और वो लोग जाने लगे। तभी एक गाड़ी लगातार उन लोगों का पीछा कर रही थी। जब अरमान ने महसूस किया कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है तो उसने सुमित से कहा, सुमित गाड़ी को थोड़ा फास्ट कर दो। ओके बॉस। जब अरमान ने ये कहा तो सुमित ने वैसा ही किया, जिससे उनके पीछे वाली गाड़ी भी फास्ट हो गई। अरमान को तभी लगा कि कुछ गड़बड़ है। अरमान गाड़ी को क्यों फास्ट करवा रहे हो? तभी रूही ने थोड़ा परेशान होकर पूछा। यूं ही तुम आराम से बैठो, अरमान ने रूही को दिलासा देते हुए कहा। अरमान ने साइड मिरर से फिर से उस गाड़ी को देखा जो तेजी से उनके पीछे आ रही थी। सुमित गाड़ी को फास्ट करो, अरमान ने सुमित को ऑर्डर देते हुए कहा। अरमान के कहने पर सुमित ने गाड़ी को फास्ट कर दिया। अरमान गाड़ी को फास्ट मत करो प्लीज, रूही काफी घबरा रही थी। रूही कुछ नहीं होगा, पीछे एक गाड़ी हमारा लगातार पीछा कर रहे हैं, अरमान ने रूही को समझते हुए कहा। मैं कुछ नहीं जानती पर तुम गाड़ी को स्लो करो, रूही ने चिढ़ते हुए कहा। नहीं रूही, उस गाड़ी से हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, अरमान ने रूही को समझते हुए कहा। वही वो गाड़ी काफी फास्ट उन लोगों के पास आ रही थी। सुमित गाड़ी को और फास्ट करो, अरमान गाड़ी को धीमी करो। रूही अब पैनिक हो रही थी क्योंकि गाड़ी अब काफी हाई स्पीड में चल रही थी और वो इधर से उधर भी हो रही थी। अरमान गाड़ी रोको, रूही ने चिल्लाते हुए कहा। पर अरमान का ध्यान बस पीछे वाले गाड़ी पर था क्योंकि वो गाड़ी काफी स्पीड में उन पर अटैक करने आ रही थी। अरमान गाड़ी रोको प्लीज, रूही ने डरते हुए कहा। वो काफी पैनिक हो रही थी और साथ ही उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। वही अरमान बार बार सुमित को गाड़ी फास्ट करने को कह रहा था। वही रूही के सामने कुछ महीने पहले जो कुछ हुआ था वो याद आने लगा। वो अब पैनिक होकर कांप रही थी। उसने एक हाथ से गाड़ी का दरवाजा कसकर पकड़ लिया था और दूसरा हाथ उसके पेट पर था। मेरा बच्चा, रूही जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो रोने लगी। वही अरमान बस शॉक होकर रूही को देख रहा था। सुमित ने जल्दी से वो गाड़ी को चकमा देकर एक गली में मोड़ दी और आगे निकला गया। वही अरमान काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसने रूही को अपने करीब खींच लिया। शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, अरमान ने रूही के बालों को सहलाते हुए कहा। वही रूही काफी रोए जा रही थी। सुमित की ने गाड़ी अरमान के घर के पास रोक दी। रूही अपने होश में नहीं थी, वो बस रोए जा रही थी। इस वजह से अरमान उसे अपने घर ले गया। अरमान रूही को अपने बेडरूम में ले गया और उसे बेड पर बिठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। रोना बंद करो रूही, कुछ नहीं हुआ है, अरमान ने रूही के आंसू पूछते हुए कहा। रूही सुबक रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, रूही ने रोते हुए कहा। चैप्टर 112 शौमिक को रूही का सच पता चलना। क्यों डर रही हो, मैं हूं ना साथ तुम्हारे, अरमान ने रूही को बड़े प्यार से कहा। क्या मैं तुम्हारी दोस्त निक्की को बुलाऊं, अरमान ने रूही से पूछा। तभी रूही ने माना कर दिया। नहीं, किसी को मत बुलाओ प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया। इतना कहकर अरमान रूही का फोन लेकर बाहर चला गया और उसने डॉक्टर मयूरी का नंबर डायल किया। डॉक्टर मयूरी ने जब फोन रिसीव किया तब अरमान ने उन्हें अपने घर बुलाया। अरमान रूही के लिए पानी लेकर गया और उसे पानी का ग्लास दिया। जब रूही ने ग्लास को हाथ में लिया तो उसके हाथ कांप रहे थे। एक मिनट रुको, इतना कहकर शौमिक ने रूही के हाथ से ग्लास लिया और अपने हाथों से रूही को पिलाया। तभी डॉक्टर मयूरी वहां आ गई। मिस्टर मालिक, डॉक्टर मयूरी ने अरमान से कहा। तभी अरमान साइड हो गया। आप यहाँ क्या कर रही है, रूही ने कांपती हुई आवाज में डॉक्टर मयूरी से पूछा। तभी डॉक्टर मयूरी ने रूही से कहा, मिस्टर मालिक ने यहाँ बुलाया है। इतना कहकर डॉक्टर मयूरी ने रूही को चेक किया और एक नींद का इंजेक्शन दे दिया ताकि रूही को आराम मिल सके।
मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी, हो सकते तो बिल्कुल टेंशन ना ले ये डॉक्टर, मयूरी ने अरमान से कहा। तभी अरमान ने डॉक्टर से पूछा, रूही को क्या हुआ है? ये तो रूही बता सकती है, मैं नहीं बता सकती हूँ। इतना कहकर डॉक्टर मयूरी वहां से चली गई। रूही कुछ तो छुपा रही है और उसका साथ निक्की भी दे रही है। अरमान ने अपना मास्क निकल दिया और रूही के पास आकर बैठ गया। शौमिक रूही के पास आकर लेट गया। उसने रूही को अपनी बाहों में लिया और उसके कान में कहा, बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो मुझे जानना है। शौमिक को ये लग रहा था कि रूही को जो बच्चा सपने में दिख रहा है उस वजह से उसने आज ऐसा रिएक्ट किया। शौमिक सोचते हुए रूही के पास ही सो गया। करीब 2 घंटे बाद शौमिक की आंख खुली तो उसने देखा कि रूही अभी भी सो रही है। शौमिक ने रूही के फोरहेड पर किस किया और शॉवल लेने चला गया। शौमिक शॉवल लेकर बाहर आया तो उसने देखा कि रूही अब नींद से जग रही है। रूही ने नींद भरी आंखों से अरमान को देखा। अरमान। रूही ने नींद भरी आवाज में अरमान का नाम लिया। क्या तुम ठीक हो? अरमान ने रूही के पास आकर पूछा। हाँ, इतना कहकर रूही उठकर बैठ गई। रूही, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कुछ तो छुपा रही हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो? अरमान ने रूही से पूछा। तभी रूही हैरान होकर अरमान को देख रही थी। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रूही ने नजरें चुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं डॉक्टर मयूरी और निक्की से ही पूछ लेता हूँ, और तुम अच्छे से जानती हो मैं किसी भी तरह सच जान सकता हूँ, अरमान ने थोड़ा फोर्स करते हुए रूही से कहा। नहीं, रूही ने जल्दी से अरमान का हाथ पकड़ लिया। तभी अरमान ने रूही को समझते हुए कहा, देखो तुम मुझे बताओगी तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बताऊंगी, पर प्रॉमिस करो कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, रूही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अरमान से कहा। आई प्रॉमिस, अरमान ने रूही से वादा करते करते हुए कहा। वो मैं, रूही इतना कहकर रूठ गई। तुम क्या रूही? तभी अरमान ने कहा। शौमिक की जब मौत हुई थी तब मैं प्रेग्नेंट थी, रूही ने अरमान से कहा। तो अरमान शॉक था। वॉट? उसके बाद रूही ने अरमान को सब बताते लगी। फ्लैशबैक 6 महीने पहले। तू प्रॉमिस कर कि तू किसी को कुछ नहीं बताएगी, रूही ने निक्की से कहा। पर क्यों? निक्की ने कंफ्यूज होकर पूछा। तभी रूही ने कहा, मैं उन्हें ये खबर ऐसे नहीं देना चाहती हो, अभी सब परेशान है, वक्त आने पर बताऊंगी। ठीक है, पर अपना ख्याल रखना, निक्की ने रूही से कहा। तो रूही ने हाँ में सर हिलाया। 4 महीने बाद निक्की और रूही चेकअप के लिए डॉक्टर मयूरी के पास गए। रूही, तुम्हारा बेबी हेल्दी है और इस मंथ बेबी का वेट भी बढ़ा है, डॉक्टर मयूरी ने रूही से कहा। मैं अच्छे से अब ख्याल रख रही हूँ, रूही ने आपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। तभी निक्की ने कहा, और इसकी मासी भी इसका अच्छे से ख्याल रख रही है। ये सोनोग्राफी है, डॉक्टर मयूरी ने रूही को देते हुए कहा। रूही और निक्की दोनों ही बाहर आए। रूही काफी खुश थी। आज मैं सबको बता दूंगी क्योंकि अब मेरा पेट भी बाहर आ रहा है, रूही ने अपने पर हाथ रखते हुए कहा। तुम लूज कपड़ पहन रही हो तो पता नहीं चल रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, निक्की ने इतना कहकर रूही के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। निक्की गाड़ी चला रही थी और निक्की और रूही बातें भी कर रहे थे। तभी रूही की नज़र पीछे एक गाड़ी पर गई। रूही ने 2 बार तो उस गाड़ी को इग्नोर किया, पर जब उसने देखा कि वो गाड़ी कब से उनका पीछा कर रही है तो उसने निक्की से कहा, निक्की वो गाड़ी कब से हमारा पीछा कर रही है? क्या? निक्की ने थोड़ा हैरान होकर पीछे देखा। तभी उस गाड़ी ने निक्की की गाड़ी को टक्कर मारी। निक्की रूही की वजह से गाड़ी स्लो चला रही थी। आहे, तुम थोड़ा गाड़ी फास्ट चलाओ, रूही ने थोड़ा परेशान होकर कहा। निक्की गाड़ी थोड़ा फास्ट चलने लगी। वही वो गाड़ी बार बार निक्की की गाड़ी को हिट कर रही थी। निक्की ने गाड़ी को फास्ट कर दिया। रूही ने अपना एक हाथ पर और दूसरे हाथ से दरवाजे को कसकर पकड़ लिया। तुम ठीक हो ना? निक्की ने थोड़ा परेशान होकर पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से गाड़ी चलाओ, रूही ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा। निक्की ने गाड़ी को और तेज कर दिया। तभी उस गाड़ी ने काफी जोर से हिट किया जिससे निक्की की गाड़ी साइड पर जाकर रुक गई। वही वो गाड़ी भी वहां से चली गई। आहे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, रूही के पेट पर काफी जोर से लगा और उसके सर से भी खून निकल रहा था जिससे उसे काफी दर्द होने लगा। रूही, तुझे क्या हुआ है? निक्की ने थोड़ा घबराते हुए पूछा।
निक्की मेरा बच्चा, रूही इतना कहकर रोने लगी। वहीं निक्की ने जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट की और रूही को फिर से डॉक्टर मयूरी के पास ले गई। डॉक्टर मयूरी ने रूही को चेक किया। निक्की, रूही का मिसकैरेज हो गया है, डॉक्टर मयूरी ने बाहर आकर निक्की से कहा। तभी निक्की ने परेशान होकर पूछा, तो अब क्या करे? ऑपरेशन करना होगा अभी इसी वक्त। डॉक्टर मयूरी के कहने पर निक्की रूही के पास गई और हिम्मत करते हुए रूही से कहा, तुम्हारा बेबी नहीं रहा, ऑपरेशन करना होगा, तुम बताओ क्या करो। तभी रूही ने हाँ में सर हिलाया। रूही बेजान सी हो गई थी। कुछ ही देर में उसका ऑपरेशन हो गया। वही रूही का फोन बार बार बजे जा रहा था। रूही को कुछ ही वक्त में होश आ गया। रूही तू ठीक है? निक्की ने फिक्र करते हुए पूछा। रूही ने बिना एक्सप्रेशन के जवाब दिया। तभी रूही का फोन फिर से बजा। रूही कब से मिसेज जानवी फोन कर रही है? निक्की ने जब ये कहा तो रूही ने निक्की से पूछा, क्या तुमने उन्हें कुछ बताया? नहीं, मैंने फोन ही रिसीव नहीं किया। तभी रूही ने अपना फोन लिया और मिसेज जानवी को फोन लगाया। जब मिसेज जानवी ने फोन रिसीव किया तब, रूही बेटा कहाँ हो तुम? क्या हुआ माँ, आप परेशान क्यों हो? रूही को भी चक्कर आ रहे थे। दादी को हार्ट अटैक आया है, वो तुमसे मिलना चाहती है, मिसेज जानवी ने रोते हुए कहा। तभी रूही ने कहा, ठीक है मैं अभी आई। इतना कहकर रूही ने फोन रख दिया। तभी निक्की ने रूही को डांटते हुए कहा, रूही इस हाल में तू कहीं नहीं जा सकती है। ये बात किसी को नहीं पता चले वरना तू मेरा मारा हुआ मुंह देखेगी। रूही इतना कहकर बेड से उठ गई और अपने कपड़े चेंज करके दादी के पास चली गई। रूही अरमान को बताते हुए रो रही थी। वही अरमान की आंखों में भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। मैंने अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था पर फिर भी वो नहीं बचा। रूही बस रोए जा रही थी। तुम प्रेग्नेंट हो, ये बात तुम्हारे और निक्की के सिवा किसी को नहीं पता है? अरमान ने रूही से पूछा। नहीं, रूही ने अपनी गर्दन हिलाते हुए ना कहा। रोना बंद करो, आई स्वेयर जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया जाए उसे छोड़ूंगा नहीं, अरमान ने रूही के आंसू पूछते हुए कहा। वही रूही अरमान के गले लग गई। चैप्टर 113 प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। रूही अरमान के गले लग गई। वही अरमान की आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। रूही कुछ देर बाद शांत हो गई। रूही ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, ये बात निक्की और मेरे सिवा किसी को नहीं पता है। निक्की ने विक्की से भी नहीं कहा है। आई होप कि तुम भी किसी से नहीं कहोगे। क्या ये बात विक्की को भी नहीं पता है? अरमान ने कंफर्म करने के लिए पूछा। अगर ये बात विक्की को पता होती तो अरमान आज ही उसकी जान ले लेता। नहीं, वो शौमिक का चमचा है और वो दादी से भी कोई बात नहीं छुपाता है, रूही ने अरमान से कहा। तभी अरमान ने रूही के गाल पर हाथ रखते हुए उसके होठों को सहलाने लगा। वही रूही को अरमान का ऐसा करना बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। अरमान रूही के करीब गया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और आज के बाद कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोच भी नहीं सकेगा, अरमान ने रूही के होठ को सहलाते हुए कहा। वही रूही बस एक तक अरमान को देखती रही। अरमान तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? रूही ने लाचार नजरों से अरमान को देखते हुए पूछा। नहीं, अरमान ने जब ये कहा तो रूही ने अरमान की कलाई पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस, अरमान ने रूही की आंखों में देखते हुए कहा। वही रूही भी अरमान को ही देख रही थी। अरमान धीरे धीरे रूही के करीब जा रहा था। अरमान रूही के काफी करीब चला गया जिससे उन दोनों की नाक टच हो रही थी। रूही की भी सांसें तेज हो गई थी। वो भी कहीं ना कहीं अरमान में खो गई थी पर जल्दी ही रूही अपने होश में आए। अरमान नहीं, रूही ने अरमान को खुद से दूर किया। आई एम सॉरी, रूही ने गहरी सांस लेते हुए अरमान से कहा। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है। अरमान रूही के पास से उठ गया। तभी रूही ने अरमान से कहा, क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? तभी अरमान ने एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहा। रूही खड़ी हो गई। जैसे ही वो खड़ी हुई तो वो गिरने वाली थी। तभी अरमान ने रूही को पकड़ लिया। थैंक्स, रूही ने अरमान से कहा और दोनों ही वहां से निकला गए। अरमान ने रूही को उसके घर ड्रॉप किया। जब अरमान की गाड़ी रूही के घर के पास रुकी तो रूही ने अरमान की तरफ देखा। अपना ख्याल रखना, इतना कहकर अरमान ने रूही के फोरहेड पर किस कर दिया जिससे रूही बस शॉक होकर उसे देख रही थी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना। ओके, रूही इतना कहकर वहां से घर में चली गई। वही अरमान ने गुस्से में अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ दी। अरमान ने गाड़ी चलते हुए ही विक्की को फोन किया। जब विक्की ने फोन रिसीव किया तब अरमान ने गुस्से में कहा, जल्दी से घर पहुंचो, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास।
ओके, विक्की ने इतना ही कहा कि अरमान ने फोन कट कर दिया। भाई, विक्की ने फोन को देखते हुए कहा, अब क्या सहमत आ गई। इतना कहकर विक्की भी ऑफिस से निकल गया और अरमान के घर पहुंच गया। जब विक्की अरमान के घर आया तब उसने देखा कि अरमान एक किंग साइज चेयर पर गुस्से में बैठ था। मैंने तुम्हें क्या काम सौंपा था? अरमान ने जब देखा कि विक्की आ गया है तो उससे कठोर आवाज में पूछा। वो बॉस रूही मैडम का ध्यान रखने को कहा था, विक्की ने डर से हिचकिचाते हुए बोला। तो क्या तुमने रखा? अरमान गुस्से में उस चेयर से खड़ा हुआ। बॉस, वो रूही मैडम किसी को भी आपने पास नहीं आने देती थी। विक्की काफी डरा हुआ था, उसके माथे से पसीने छूट रहे थे। तुम्हें पता है वो प्रेग्नेंट थी? अरमान ने गुस्से में कहा। वही, विक्की ने शॉक होते हुए कहा। क्या वो प्रेग्नेंट थी? और ये बात उस निक्की को भी पता था? अरमान ने विक्की को जब कहा तो विक्की और भी ज्यादा शॉक था। मुझे से गलती हो गई, कसमें रूही मैडम पर ध्यान दे सकता, विक्की ने गिल्टी फील करते हुए कहा। तभी अरमान ने विक्की को ऑर्डर देते हुए कहा, ये पता करो कि आज और तब किसने हमला किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक ही शख्स जिसने इस किया है। ओके बॉस, इतना कहकर विक्की वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ रूही बस अरमान के बारे में ही सोच रहे थी। मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों अरमान के बारे में सोच रहे हूँ? रूही आपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। रूही ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, मैं सिर्फ शौमिक से प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। मैं क्या करने जा रही थी? रूही बेड पर बैठ गई और खुद से ही बातें कर रही थी। तभी इसका फोन बजा। रूही ने देखा कि फोन अरमान का है। ये क्यों मुझे फोन कर रहा है? रूही ने सोचते हुए फोन उठा लिया। हेलो, रूही ने कहा। तभी अरमान ने पूछा, क्या तुम आराम नहीं कर रही हो? नहीं। क्यों, तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान क्यों नहीं देती हो? जाओ और बेड पर लेट जाओ और वहां से उठना मत, समझी? अरमान ने रूही को डांटते हुए बोला। तुम मुझे डांट रहे हो? रूही ने फोन को देखते हुए पूछा। तभी अरमान ने कहा, जी हाँ, और भी कुछ कर सकता हूँ, इसलिए चुपचाप सो जाओ। ठीक है, रूही ने इतना कहकर फोन रख दिया। वही कुछ देर बाद विक्की शौमिक के पास आया, जो अभी अपने घर में बने हुए जिम में पंचिंग बैग को पंच कर रहा था। तभी विक्की शौमिक के पास गया। बॉस, आप सही कह रहे थे, दोनों अटैक एक ही इंसान ने करवाए हैं, विक्की ने शौमिक से कहा। आई नो, अरमान ने एक पंच मरते हुए कहा। तभी विक्की ने अरमान से कहा, और आपको पता है ये काम किसने किया है? मनीषा। विक्की को भी गुस्सा आ रहा था। वही मनीषा का नाम सुनकर अरमान ने इतनी जोर से पंच मारा कि जिससे वो पंचिंग बैग ही फट गई। मनीषा को जान से खत्म करना होगा, उसने मेरे बच्चे को मारा है, अरमान ने विक्की से कहा। फिर उसकी तरफ देखा, उन चारों को मीटिंग के लिए बुलाओ। ओके बॉस, मैं सुमित से कहता हूँ। इतना कहकर विक्की वहां से चला गया। विक्की ने सुमित से कहा कि वो उन चारों को गोल्डन टाइम होटल में मीटिंग के लिए बुलाए। सुमित ने मिस्टर सिंघानिया, राघव, मनीषा और राहुल को मीटिंग के लिए इनवाइट किया। चारों होटल के रूम में अरमान का वेट करने लगे। मिस्टर मालिक ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? राघव ने उन तीनों को देखते हुए पूछा। पता नहीं, पर आई होप कि कुछ गलत ना हो, मिस्टर सिंघानिया ने कहा। पर वो है, कहा राहुल ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। तभी दरवाजा खुला और मिस्टर अरमान मालिक किसी राजा की तरह चल के अंदर आए। अरमान वहां रखी किंग साइज चेयर पर बैठ गया। उसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा था। वही अरमान ने भी मनीषा को देखकर अपनी मुट्ठी कस ली। अरमान के बाजू में सुमित खड़ा था और अरमान की चेयर के थोड़ी पीछे 7 से 8 बॉडीगार्ड खड़े थे, जिनके हाथ में गन थी। मिस्टर मालिक, यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? मिस्टर सिंघानिया ने कहा। वजह तो है, पर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अरमान ने उन चारों की तरफ देखते हुए कहा। क्या? राघव ने कंफ्यूज होकर पूछा। आज सुबह मेरी गाड़ी पर हमला किसने करवाया था? अरमान ने बिना एक्सप्रेशन के उन चारों की तरफ देखते हुए पूछा। वॉट? राघव और राहुल ने एक साथ कहा। वही मनीषा ये सुनकर थोड़ी घबरा गई, क्योंकि अरमान को कैसे पता चला? हमें नहीं पता, मिस्टर सिंघानिया ने कहा। मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं किसी पर भी दया नहीं करूंगा। अरमान की आवाज कठोर थी। हमें साथ में नहीं पता, राघव ने। जब किसने कुछ नहीं कहा तब राघव ने अरमान से कहा। बट मुझे पता है। क्या मनीषा? अरमान ने मनीषा की तरफ देखते हुए कहा। वो मैं मनीषा हकला रही थी। तभी अरमान उठा और मनीषा को एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया, जिससे मनीषा के होठों से खून निकलने लगा।
मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अरमान ने थप्पड़ मरते हुए कहा। वही थप्पड़ की वजह पूरे रूम में गूंजी और मनीषा कुछ देर तो सुन्न हो गई थी। क्या तुम लोगों को नहीं पता था कि इसने ये किया है? अरमान ने सब की तरफ देखते हुए कहा। चाय अरमान का इतना भयानक रूप देखकर सब चुप हो गए थे। सब ने गर्दन हिलाते हुए ना में जवाब दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैंने पता करवाया तो ये पता चला कि कुछ महीनों पहले इसने रूही के होने वाले बच्चे को भी मर दिया था, अरमान ने गुस्से में कहा। वही सब लोग मनीषा को हैरान होकर देख रहे थे। चैप्टर 114 क्या तुम दूसरा मौका डिजर्व नहीं करती? मनीषा, हम लोग शौमिक से नफरत करते हैं बट हम ये कभी नहीं करते, राहुल ने मनीषा से कहा। हम कभी एक बच्चे की जान नहीं ले सकते हैं, तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? राघव ने भी मनीषा पर इल्जाम लगाते हुए कहा। चुप हो जाओ तुम लोग और अपनी बकवास बंद करो, मनीषा ने गुस्से में कहा और फिर राघव से कहा। मैं जालिम नहीं हूँ, उस घटिया लड़की ने मेरे शौमिक को मुझे से छीन लिया, मेरा मन तो कर रहा है मैं उसे मर डालूं। मनीषा काफी गुस्से में थी। वही अरमान को ये सुनकर काफी गुस्सा आ गया। अरमान ने गुस्से में कहा, जस्ट शट अप, आपनी बकवास बंद करो, तुम मेरी बेटी के बारे में बात कर रही हो, मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से में कहा। मैं चुप नहीं रहने वाली हूं, मैं उस रूही को जान से मर दूंगी, मनीषा ने गुस्से में कहा। तभी अरमान ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया, जिससे एक बॉडीगार्ड मनीषा के पास आया और उस पर एक साथ 2 से 3 गोली चला दी। मनीषा वही मार गई। वही सब लोग हैरान थे। तब अरमान ने सबको देखते हुए कहा, मुझे धोखा देने की सोचना भी मत, और हाँ, मैं रूही से प्यार करता हूँ, इसलिए उससे नुकसान तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसकी लाश को ठिकाने लगाओ। अरमान इतना कहकर वहां से खड़ा हो गया और चला गया। वही वो लोग अभी भी शौक में थे कि अरमान जैसा दिखता है वैसा नहीं है, और अब उन लोगों को अरमान से भी डर लग रहा था। रात को वही अरमान को अब नींद नहीं आ रही थी। अरमान अब बार बार रूही के बारे में सोच रहा था। तभी अरमान ने अपना फोन लिया और रूही को फोन लगाया। रूही ने फोन रिसीव किया। तब क्या हुआ? अरमान, इतनी रात को कॉल किया? रूही ने थोड़ा चिंता करते हुए पूछा। मुझे नींद नहीं आ रही है, अगर तुम भी सो नहीं रही हो तो क्या हम मिल सकते हैं? अरमान ने रूही से पूछा। तभी रूही ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, बट तुम मुझे लेने आओगे? ओके, अरमान ने इतना कहकर फोन रख दिया। वही रूही ने भी कपड़े चेंज कर लिए और घर के बाहर आकर अरमान का वेट करने लगी। कुछ ही देर में अरमान आ गया और रूही उसके साथ बैठकर चली गई। वही अरमान रूही को एक सुनसान दरिया के किनारे ले गया जहां कोई भी नहीं था और वहां काफी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे रूही को काफी सुकून मिल रहा था। कितना अच्छा लग रहा है, रूही ने आंख बंद करके ठंडी हवा को महसूस करते हुए कहा। आई नो, अरमान ने रूही को देखते हुए कहा, और वो दोनों एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गए। अरमान और रूही आसमान को देखने लगे। तुम्हारे बच्चे को जिसने मारा था वो मार चुकी है, अरमान ने आसमान को देखते हुए कहा। तभी रूही ने अरमान को देखा, उसकी आंखें ये सुनकर बड़ी हो गई थी। क्या कहा तुमने? तभी अरमान ने रूही की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे बच्चे को जिसने मारा था मैंने उसे मार दिया। ये तुम क्या कह रहे हो, और तुमने उसे क्यों मार दिया? रूही काफी हैरान थी। क्योंकि मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख पा रहा था, अरमान ने रूही से कहा। तभी रूही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, किसने किया था ये सब? मनीषा, शौमिक की दोस्त। अरमान फिर से आसमान को देखने लगा। वही रूही बस एकटक अरमान को देख रहे थी। थैंक्स, इतना कहकर रूही ने अरमान के शोल्डर पर अपना सर रख दिया। वही अरमान भी अब रूही के ऐसा करने से हैरान था। क्या रूही अरमान की तरफ खींची चली जा रही है? अरमान ने मन में सोचते हुए कहा। अरमान, मुझे अब सच में डर लग रहा है, क्या सब अच्छा होगा? रूही ने डरते हुए पूछा। अब किस बात का डर? अरमान ने कंफ्यूज होकर पूछा। पता नहीं, रूही इतना कहकर अरमान को देखने लगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर किस बात का डर? अरमान ने रूही का गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा। वही शौमिक अब ये जानना चाहता था कि रूही के दिल में अरमान के लिए कोई फीलिंग्स तो पैदा नहीं हो रही है। अरमान रूही के पास गया और उसके गालों को धीरे धीरे सहला रहा। यह वही रूही भी भाई जम गई थी। अरमान के छूते ही रूही कहीं खो जाती थी, मानो उसे शौमिक छू रहा हो। तभी अरमान रूही के करीब आया और वो रूही को किस करने जा ही रहा था। तभी रूही अरमान से दूर हट गई। अरमान, प्लीज ऐसा मत करो, रूही वहां से उठ गई। तभी अरमान रूही के पास गया। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा?
अरमान ने रूही की बाजू को पकड़ा और उसे अपने करीब खींचा और कहा, शौमिक इस दुनिया में नहीं है और मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं और तुम भी तो सिर्फ 22 साल की हो। अरमान फिर से रूही के गालों को सहलाने लगा जिससे रूही अपना होश खो बैठ रही थी। अरमान ने रूही को अपने करीब खींचा जिससे उसकी और रूही की सांसें एक दूसरे के फेस पर जा रही थी। रूही की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हम काफी खुश रहेंगे, अरमान ने इतना कहकर रूही के सर से अपना सर जोड़ दिया। क्या तुम दूसरा मौका डिजर्व नहीं करती? रूही लाचार नजरों से बस अरमान को देख रही थी। अरमान प्लीज ऐसा मत करो। रूही ने अरमान का हाथ अपने गाल से हटते हुए कहा, तुम हर चीज से अच्छे हो पर मैं शौमिक को काफी नहीं भुला पाऊंगी। ऐसे मत करो रूही, अरमान ने इतना कहकर रूही को फिर से आपने करीब खींचा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अरमान ने रूही को एक झटके में अपने करीब खींच लिया। तुम क्यों खुद को दूसरा मौका नहीं देना चाहती हो? अरमान ने रूही की आंखों में आंखें डालकर पूछा। क्योंकि मैंने हर एक मौका शौमिक को दे दिया है, अब मेरा पास तुम्हें देने के लिए कोई मौका नहीं बचा है। रूही ने अरमान को जब ये कहा तो अरमान ने रूही को छोड़ दिया। ओके, अरमान रूही से काफी दूर हो गया। मुझे लगता है अब हमें घर चले जाना चाहिए। अरमान ने इतना कहकर गाड़ी की तरफ जाने लगा। वही रूही भी बिना कुछ कहे अरमान के साथ गाड़ी में बैठ गई। अरमान, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। रूही ने जब देखा कि अरमान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो उसने अरमान से कहा, इट्स ओके। अरमान ने गाड़ी चलते हुए कहा। अरमान ने रूही को घर ड्रॉप किया और खुद भी घर चला गया। अरमान अपने घर जाकर सीधा मास्क उतरकर शॉवर लेने चला गया। उसके बदन पर ठंडा पानी गिर रहा था और उसने अपनी आंखें बंद करके सोचने लगा। फ्लैशबैक 1 साल पहले, जब शौमिक उस होटल में था जिस होटल में रूही नशे की हालत में शौमिक के पास आई थी। रूही के ने से पहले शौमिक एक शख्स के साथ बैठा था। बॉस, उस कंपनी में किसी को नहीं पता है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, बट आपके ही घर का एक शख्स है जो आपकी कंपनी की डिटेल बाहर दे रहा है, उस शख्स ने शौमिक से कहा। कौन है वो इंसान? शौमिक का गुस्सा ये सुनकर 7वें आसमान पर चढ़ गया था। आई डोंट नो, उसने अपने आप को रिवील नहीं किया है और आपके राइवल को भी वो शामिल कर रहा है। उस शख्स के कहने पर शौमिक ने पानी मुट्ठी कस ली थी। 6 महीने पहले जब शौमिक को पता चला कि उसकी कंपनी में फ्रॉड होने वाला है तभी शौमिक ने अपने आप को खत्म करने का सोच लिया था ताकि दुश्मन अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दे। 6 महीने पहले शौमिक का आदमी उसके पास आया। बॉस, वो लोग आपको और आपकी फैमिली को खत्म कर देना चाहते हैं। सिर्फ राघव ही नहीं, बाकी और भी है जो रूही मैडम और आपको खत्म करना चाहते हैं, उस शख्स ने शौमिक से कहा। वो मुझे खत्म करे उससे पहले मैं ही अपने आप को खत्म कर देता हूँ। मेरे मरने के बाद वो लोमड़ी जरूर बाहर आएगी। आपने अंगूर लेने? शौमिक ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। बॉस, इसमें काफी रिस्क है, विक्की ने शौमिक से कहा। शौमिक ने रिस्क नहीं लिया तो क्या लिया? शौमिक ने विक्की से कहा। बट रूही मैडम का क्या होगा? विक्की ने शौमिक से कहा। अगर मैं उस शख्स को बिल से बाहर नहीं निकलूंगा तो वो जरूर रूही और मेरे बिजनेस को बर्बाद कर देगा और मैं दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ, शौमिक ने विक्की से कहा। चैप्टर 115, मैं रूही से शादी करने वाला हूँ। अगर मुझे पता होता कि रूही प्रेग्नेंट है तो क्या मैं उससे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ता? शौमिक ने अपनी आंखें खोलकर ऊपर किया जिससे शॉवर का पानी उसके मुंह पर गिरने लगा। शौमिक कुछ ही देर में शॉवर लेकर बाहर आया। उसने अपना फोन लिया और मिस्टर सिंघानिया को फोन किया। हेलो मिस्टर सिंघानिया, शौमिक ने रूही के डैड से कहा। मिस्टर मालिक, इतनी रात को फोन, सब ठीक तो है ना? मिस्टर सिंघानिया ने पूछा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, शौमिक ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। क्या हुआ मिस्टर मालिक? मिस्टर सिंघानिया ने कंफ्यूज होकर पूछा। एक्चुअली मैं रूही से शादी करने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, उसके बाद मैं आपकी अच्छे से हेल्प करूंगा। शौमिक ने डेविल स्माइल करते हुए एक पेन ड्राइव को देखा। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? मिस्टर सिंघानिया ने शौमिक से पूछा। तभी शौमिक ने मिस्टर सिंघानिया से कुछ कहा और उन्होंने हाँ में जवाब दिया। शौमिक ने भी फोन रख दिया। तुम जानते नहीं हो मैंने तुम्हारे लिए क्या जल बिछाया है? शौमिक ने गुस्से में कहा और अपनी जगह पर आकर लेट गया और उसने लैपटॉप ओपन किया जिसमें रूही का बेडरूम नजर आ रहा था।
शौमिक रूही को अभी बाहर ले गया तब उसने अपने ही घर में कैमरे लगाए ताकि वो रूही पर नजर रख सके। शौमिक ने देखा कि रूही एक बुक लेकर बेड पर लेट गई। कुछ देर में उसे बुक पढ़ते हुए ही नींद आ गई। वही शौमिक पिछले 1 घंटे से बस वो रूही को कैमरे में देख रहा था। रूही के सोने के बाद शौमिक भी सो गया। अगली सुबह रूही सीधा ऑफिस गई। आज बहुत खास मीटिंग होने वाली थी जिससे आज रूही कॉलेज नहीं गई। रूही मीटिंग खत्म करके जब केबिन में आया तभी विक्की उसके केबिन में आया। मैडम मिस्टर सिंघानिया आए हैं को कह रहा है कि वो आपके डैड है। यस तुम उन्हें अंदर भेज दो, रूही ने विक्की को ऑर्डर देते हुए कहा। वही विक्की वहां से चला गया और मिस्टर सिंघानिया को अंदर भेज दिया। मिस्टर सिंघानिया जब अंदर आए तो वो जाकर रूही की सामने वाली चेयर पर बैठ गए। यहाँ आने की वजह जान सकती हूँ, रूही ने अपने डैड को बिना एक्सप्रेशन के देखते हुए पूछा। हाँ जरूर, मिस्टर सिंघानिया ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। बोलिए, रूही को पता था कि उसके डैड मतलब बीना की बात नहीं करेंगे। तुम्हारे पति को मारे हुए 6 महीने हो गए हैं, मिस्टर सिंघानिया ने रूही से कहा। तभी रूही ने गुस्से में कहा, आप सीधा पॉइंट पर आए डैड। तुम दोबारा शादी कर लो या फिर मैं तुम्हारी शादी निखिल से कर दूंगा। मिस्टर सिंघानिया ने जब ये कहा तो रूही को काफी गुस्सा आ रहा था। रूही ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, डैड आपका दिमाग तो खराब नहीं है, मैं कोई शादी नहीं करने वाली हूँ। ठीक है मत करो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारी शादी निखिल से करवा सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मिस्टर सिंघानिया ने रूही से कहा। रूही भी अपने डैड और उस निखिल को अच्छे से जानती थी कि वो दोनों ही साइको हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं 2 दिन का वक्त देता हूँ, उसके बाद मैं खुद तुम्हारी शादी निखिल से कर दूंगा। मिस्टर सिंघानिया इतना कहकर वहां से चले गए। वही गुस्से से तिलमिला रही थी। डैड मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आपका मर्डर कर दूं। रूही ने अपने डैड की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और काम में लग गई। रूही काफी थक गई थी। ऑफिस में ही रूही को रात के 8 बज गए। रूही जब ऑफिस से बाहर आई तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। अरमान तुम, रूही अचानक गाड़ी पास आने की वजह से थोड़ा डर गई थी। क्यों, मैं नहीं आ सकता, अरमान ने विंडो से रूही को देखते हुए पूछा। आ सकते हो बट तुम अचानक सामने आ गए इसलिए डर गई, रूही ने अपनी सफाई देते हुए कहा। क्या तुमने डिनर किया, अरमान ने रूही को देखते हुए पूछा। नहीं, रूही ने अपनी गर्दन हिलाते हुए ना कहा। तो जल्दी से गाड़ी में बैठो, अरमान के कहने पर रूही गाड़ी में बैठ गई। वही अरमान रूही को एक ढाबे पर ले गया और वहां जाकर उसने खाना ऑर्डर किया और रूही के पास आकर बैठ गया। क्या हुआ, बहुत भूख लगी है, अरमान ने रूही से पूछा। हाँ, क्यों फाइट कर रहे हैं, रूही की बात सुनकर अरमान हंसने लगा। वही कुछ देर बाद खाना आ गया। रूही ने जब खाने को देखा तो उसे और भूख लग रही थी क्योंकि वहाँ सब खाना उसकी पसंद का था। रूही बड़े आराम से कहने लगी। वही अरमान बस उसे देख रहा था। रूही की नज़र जब अरमान पर गई तो उसने अपनी दोनों आईब्रो ऊंची करके पूछा, क्या हुआ, तुम नहीं खाओगे? इतना कहकर रूही ने अरमान की प्लेट में खाना सर्व किया। मैं ये सारी चीजें नहीं खाता, अरमान ने रूही को रोकते हुए कहा। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो, रूही ने गुस्सा करते हुए कहा और अपने दोनों हाथ को वाल कर बैठ गई। अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अरमान ने देखा कि रूही कुछ नहीं खा रही है तो उसने खाना शुरू कर दिया। रूही भी मन ही मन खुश हो रही थी और उसके बाद वो भी खाने लगी। रूही और अरमान दोनों ही खाकर गाड़ी में बैठ गए। अरमान गाड़ी चला रहा था तभी वो बार बार अपने पेट पर हाथ लगा रहा था। अरमान आर यू ऑफ, रूही ने थोड़ा परेशान होकर पूछा। नहीं, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अरमान को अब पर में काफी दर्द हो रहा था। एक काम करो, गाड़ी मुझे चलाने दो, इतना कहकर रूही ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और अरमान उसकी बाजू वाली सीट पर आकर बैठ गया। रूही गाड़ी चला रही थी तभी अरमान ने रूही का कसकर हाथ पकड़ लिया। अरमान पसीने से लथपथ हो गया था और उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था। रूही जल्दी से अरमान को अपने घर ले गई और उसने अरमान को नीचे गेस्ट रूम में सुलाया और मिस्टर वासु को फोन किया। मिस्टर वासु प्लीज जल्दी आ जाए, इतने कहकर रूही ने फोन रख दिया। रूही अरमान के पास गई जो दर्द से पानी बिना मछली तड़पती है वैसे तड़प रहा था। अरमान, अच्छा तुम्हें क्या हो गया, रूही ने परेशान होकर पूछा। आई डोंट नो, अरमान ने दोबारा रूही का हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ ही देर में डॉक्टर वासु भी वहां आ गए। डॉक्टर वासु जल्दी चेक कीजिए, रूही ने घबराते हुए कहा।
क्या आप कुछ देर बाहर जा सकती है? डॉक्टर वासु ने रूही से कहा। रूही बाहर चली गई। वही रूही के जाते ही डॉक्टर वासु ने दरवाजा बंद कर दिया और शौमिक का मास्क उतार दिया। चैप्टर 116 क्या तुम मुझे से शादी करोगे? बॉस आप ठीक है? डॉक्टर वासु ने शौमिक से पूछा। नहीं पता नहीं, मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है, शौमिक ने दर्द भरी आवाज में कहा। डॉक्टर वासु ने शौमिक को चेक किया और कहा, क्या आपके कोई ऐसी चीज खाई थी जो ज्यादा स्पाइसी हो? हाँ, कुछ देर पहले ही खाया था, शौमिक ने डॉक्टर वासु से कहा। मुझे गलता है, उसकी वजह से ही आपको ऐसा हो रहा है। डॉक्टर वासु ने शौमिक को एक इंजेक्शन रख दिया और कहा, अभी आपको काफी आराम की जरूरत है, यहां से उठकर जाना मत। इतना कहकर डॉक्टर वासु वहां से चले गए। डॉक्टर वासु बाहर आए और उन्होंने रूही को देखा। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है और शायद उन्हें उल्टी भी हो सकती है या इंजेक्शन की वजह से बुखार भी। ओके रूही, इतना कहकर वहां से रूम के चली गई। रूही अरमान के पास गई। तभी मुझे जाना चाहिए, इतना कहकर अरमान उठ ही रहा था कि तभी रूही ने डांटे हुए कहा, चुपचाप यही लेटे रहो। रूही के कहने पर अरमान लेट गया। अरमान को बेचैनी हो रही थी। अरमान जल्दी से बेड से उठा। अरमान क्या हुआ? जब अरमान बाथरूम में जाने लगा तो रूही ने उससे पूछा और वो भी उसके पीछे बाथरूम में चली गई, क्योंकि शौमिक की बॉडी ऐसी थी कि जब भी उसे कोई दवाई या इंजेक्शन दिया जाता तो उसकी दवाई का रिएक्शन भी उसे होता था, जिससे उसे उल्टी और बुखार आता था। अरमान को उल्टी हो गई। वही रूही अरमान की पीठ को सहला रही थी ताकि उसे बेटर फील हो। अरमान बाहर आया। अरमान को अब फीवर हो रहा था। रूही ने अरमान का फीवर चेक किया तो 102 था। अरमान, तुम्हें काफी फीवर हो रहा है, बट अचानक तुम्हें तबीयत कैसे बिगड़ गई? रूही को टेंशन हो रही थी। ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मार करो, अरमान ने रूही से कहा। वही रूही को अरमान के लिए काफी बुरा लग रहा था। क्या तुम्हें खाने की वजह से ये सब हुआ? अरमान ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके पेट में अभी भी दर्द हो रहा था। रूही ने कुछ देर बाद फिर से अरमान का फीवर चेक किया। अरमान, फीवर तो 103 हो गया, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रूही इतना कहकर वहां से जा रही थी तभी अरमान ने रूही का हाथ पकड़ा और आपने करीब खींचा। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, अरमान ने रूही को और आपने करीब खींच लिया। तुम क्या कह रहे हो अरमान? रूही ने कंफ्यूज भरी नजरों से अरमान को देखा। कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अरमान को अब काफी तेज बुखार हो रहा था। उसकी आंखें बुखार की वजह से लाल हो गई थी। रूही अरमान के पास जाकर बैठ गई और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम मेरे साथ हो? अरमान ने रूही का हाथ पकड़ते हुए पूछा। हमेशा, रूही ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। अरमान ने रूही की गोद में अपना सर रख दिया और कुछ ही देर में सो गया। वही रूही को अरमान का ऐसा करना बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। रूही भी कब सो गई उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह अरमान की आंख खुली तो उसने देखा कि वो रूही की गोद में सोया है। अरमान धीरे से उठा और वहां से चला गया। वही जब रूही की आंख खुली तो उसने देखा कि अरमान वहां नहीं था। रूही ने अरमान को फोन किया बट उसने फोन नहीं उठाया। रूही उसके बाद शॉवर लेने चली गई। रूही कॉलेज खत्म करके मालिक यूनिवर्सिटी चली गई। जब वो वहां गई तो अरमान मीटिंग में बिजी था। मिसेज वालिया, आप बॉस की केबिन में वेट करें, बॉस मीटिंग में है, सुमित ने इतना कहा कर वहां से चला गया। रूही अरमान का वेट करने लगी। आधा घंटे बाद अरमान केबिन में आया। रूही अरमान के आने पर खड़ी हो गई। बैठी रहो, अरमान ने इतना कहा और वो खुद भी अपनी चेयर पर बैठ गया। तुम अचानक घर से चले गए? रूही ने अरमान से पूछा। हाँ, मुझे काम था इसलिए, अरमान ने लैपटॉप में देखते हुए कहा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? रूही ने अरमान से पूछा। तभी अरमान ने कहा, ठीक। वैसे यहाँ आने की खास वजह? अरमान ने रूही को शक भरी नजरों से पूछा। वो इतना कहकर रूही रुक गई और अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या तुम मुझे से शादी करोगे? रूही ने इतना कहकर एक गहरी सांस ली। वही अरमान रूही को बिना एक्सप्रेशन के देख रहा था। मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। वॉट? रूही ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए अरमान को देखा और थोड़ा गुस्से में कहा, क्या मैं तुम्हें पागल लग रही हूँ? तुम अजीब बातें करोगी तो यही सोचेगा कोई भी इंसान, अरमान ने रूही को तिरछी स्माइल करते हुए कहा। मैं सच कह रही हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, बट अब मेरे कुछ पर्सनल रीजन है जिस वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
ओह, यानी तुम मुझे शादी करके मेरा फायदा उठाना चाहती हो? आई मीन्स अपनी खुद के फायदे के लिए, अरमान ने मुस्कुराते हुए आगे कहा। वैसे मुझे क्या फायदा होगा तुमसे शादी करके? आई डोंट नो, रूही ने मासूमियत से जवाब दिया। तभी अरमान अपनी चेयर से उठा और रूही के पास आकर उसके इर्द गिर्द चेयर पर हाथ रख लिए। स्वीटहार्ट, एक बार सोच लो, काफी मुझे से शादी करके पछताओ नहीं? मतलब, रूही ने सलाइवा निगलते हुए पूछा, क्योंकि उसे भी डर लग रहा था। अगर हमारी शादी हो गई तो हम वैसे ही रहेंगे जैसे सब हस्बैंड वाइफ रहते हैं, अरमान ने रूही के करीब आकर उसके कान में कहा। आपनी बकवास बंद करो, रूही ने अरमान को धक्का देते हुए कहा। पर अरमान एक इंच भी नहीं हिला। वही अरमान रूही के चेहरे को देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। मजाक कर रहा हूँ, वैसे मेरी पहली शादी है इसलिए मैं हर फंक्शन करना चाहता हूँ। अरमान शांत हुआ और उसने रूही को देखते हुए कहा। ठीक है, रूही ने जब ये कहा तो अरमान ने कंफ्यूज भरी नजरों से पूछा, बट शौमिक के घर वाले मानेंगे? मैं उनसे बात कर लूंगी और तुम उनकी फिक्र मत करो, रूही ने अरमान से इतना कहा और उसे खुद से दूर किया। हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है, ये भूलना मत। ओके माय फ्यूचर वाइफी, अरमान ने शरारती अंदाज में कहा। रूही वहां से चली गई। तभी अरमान ने एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा, फ्यूचर वाइफ नहीं, तुम मेरी प्रेजेंट वाइफ हो, वन एंड ओनली वन। रूही अरमान के पास से सीधा वालिया हाउस गई। रूही जब वालिया हाउस गई तो उसने देखा कि दादी, चाची और माँ एक साथ लिविंग रूम में ही बैठकर कॉफी पी रहे थे और साथ ही कुकीज खा रहे थे। अरे रूही बेटा, इधर आओ। जब मिसेज जानवी ने देखा कि रूही आई है तो रूही को अपने पास बुला लिया। रूही भी जाकर मिसेज जानवी के पास बैठ गई। क्या बात है रूही, परेशान नजर आ रही हो? मिसेज अंतरा ने रूही को देखा कि वो काफी परेशान है तो पूछा। नहीं चाची, बस कंपनी का टेंशन है और कुछ नहीं, रूही ने बात को घूमते हुए कहा। कुकीज खाओ, दादी ने रूही को कुकीज देते हुए कहा। तभी रूही ने एक कुकीज ले ली। माँ, दादी, मुझे आप लोगों से कुछ खास बात करनी है, रूही ने दादी और मिसेज जानवी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बोलो, मिसेज जानवी ने रूही से कहा। तभी रूही ने एक गहरी सांस ली और कहा, आप लोग चाहते थे कि मैं लाइफ में मूव ऑन कर लूं? हाँ, क्योंकि तुम काफी छोटी हो और तुम्हें भी जिंदगी जीने का हक है, मिसेज जानवी ने कहा। ये उम्र में तो लोग एंजॉय करते हैं और तुम शौमिक की याद में ही पड़ी रहती हो, मिसेज अंतरा ने कहा। मैं शादी करना चाहती हूँ, तभी रूही ने कहा। वही जानवी जी और अंतरा जी रूही को शौक होकर देख रहे थे। ये तो अच्छी बात है, पर किससे? दादी ने रूही से पूछा। अरमान से। मैं अभी भी किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ, बट मेरे डैड कल ऑफिस आए थे, रूही ने इतना कहकर दादी और मिसेज जानवी को कल क्या हुआ था वो बता दिया। अगर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी तो वो उस गुंडे निखिल से मेरी शादी करवा देंगे। चैप्टर 117, रूही की शादी और तमाशा। माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे शादी तो हम धूमधाम से करेंगे, पहले शौमिक और तुम्हारी शादी। इतना बोलकर मिसेज अंतरा चुप हो गई। मैं देखकर आती हूँ कि लंच रेडी हुआ या नहीं, मिश्र अंतरा इतना कहकर वहां से चली गई। रूही अपने घर गई और बेड पर जाकर लेट गई और सीलिंग को देखने लगी। आई होप कि सब ठीक हो, रूही ने खुद से कहा। तभी उसका फोन बजा। रूही ने देखा कि अरमान का फोन था। हेलो, रूही ने जब ये कहा तो अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, माय फ्यूचर वाइफ, कल से हमारी शादी की रस्में शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम कुछ शॉपिंग कर ले। मुझे कोई शॉपिंग की जरूरत नहीं है, रूही ने एक गहरी सांस ली। बट मुझे तो है ना स्वीटहार्ट, मेरी पहली शादी है, अरमान ने रूही से जब ये कहा तो रूही ने कहा, तो तुम चले जाओ, 1 घंटे बाद मैं तुम्हें लेना आ रहा हूँ, रेडी रहना। अरमान ने इतना कहकर फोन रख दिया। घटिया इंसान खुद को समझता क्या है, रूही ने चिढ़ते हुए फोन को देखा और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली। कुछ ही देर में अरमान रूही को लेने आया। रूही भी जल्दी से रेडी हो गई थी। अरमान रूही को एक फैशन डिजाइनर के पास ले गया। मिस्टर मालिक, मैं क्या दिखाऊं? खुद फैशन डिजाइनर अरमान के पास आए। लुई, मुझे सबसे बेस्ट लहंगा अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए चाहिए, अरमान ने मुस्कुराते हुए लुई से कहा। क्या ये तुम्हारी वाइफ है? लुई ने रूही को देखते हुए पूछा। यस, तुम्हारी पसंद तो काफी लाजवाब है, लुई ने मुस्कुराते हुए कहा। और रूही को वेडिंग ड्रेस दिखने लगी। रूही एक लहंगा पहनकर बाहर आए और मिरर में देखने लगी।
ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, दूसरा ट्राई करो, अरमान ने रूही से कहा। तो रूही उसके बाद दूसरा ट्राई करने चली गई। रूही ने काफ़ी ड्रेस ट्राई करे पर अरमान को एक भी ड्रेस पास नहीं आया। ये भी नहीं, अरमान ने रूही की तरफ देखते हुए कहा। अरमान, अब मैं एक भी ड्रेस ट्राई नहीं करने वाली हूँ, मैं थक चुकी हूँ। रूही ने गुस्से में अरमान से कहा। तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो मुझे पर? अरमान ने रूही की तरफ इनोसेंट नजरों से देखा। मिसेज मालिक, आप ये ड्रेस ट्राई कीजिए, मैंने आज सुबह ही इससे बनवाया है, मिस लुई ने कहा। रूही ड्रेस ट्राई करने चली गई। जब वो बाहर आई तो अरमान ने रूही को देखा। कैसा है? रूही को लगा ये भी अरमान को पसंद नहीं आएगा। परफेक्ट, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक गॉड तुम्हें पसंद तो आया, रूही ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वही रूही जल्दी से कपड़े चेंज करके आए। अरमान और रूही ने पूरा दिन शॉपिंग की। वही रूही काफी थक गई थी पर वो अरमान से कह भी नहीं सकती थी कि वो अब शॉपिंग नहीं करना चाहती है। तभी अरमान रूही को एक कैफे में ले गया। एक ब्लैक कॉफी और 2 चॉकलेट आइसक्रीम अरमान ने जब ऑर्डर दिया तो रूही उसे हैरान होकर देख रही थी। तुम्हें कैसे पता? रूही ने अरमान से पूछा। तो अरमान ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, इतना तो पता कर ही सकता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है। वही रूही ने एक हल्की सी स्माइल कर दी। कुछ ही देर उनका ऑर्डर आ गया। रूही ने काफी दिनों बाद आइसक्रीम खा रही थी, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि उसने लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया है। अरमान ने रूही को घर ड्रॉप किया। रूही जब गाड़ी से बाहर आई तो अरमान भी रूही के पास आया और उसने आपने करीब खींचा। कल इस हाथों पर मेरे नाम की मेहंदी होगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अरमान ने रूही का हाथ पकड़ते हुए कहा। क्या तुम खुश हो? अरमान ने रूही से पूछा। मुझे नींद आ रही है, रूही इतना कहकर बिना जवाब दिए वहां से चली गई। रूही ने अंदर जाते हुए अरमान की नकल करते हुए कहा, कल इस हाथों पर मेरे नाम की मेहंदी होगी हो है। रूही ने अपने रूम में जाते हुए कहा, मेरे हाथों में सिर्फ शौमिक के नाम की ही मेहंदी लगेगी और किसी के नाम की नहीं। अगले दिन वालिया हाउस में रूही ने मेहंदी कलर की चोली और प्लाजो पहनी थी और उस पर नेट की कोटी पहनी थी। रूही के हाथों में मेहंदी लग रही थी और वही मिसेज अंतरा और निक्की दोनों ही डांस कर रहे थे। चाची जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दोस्त की फाइनली शादी हो रही है, निक्की ने मिसेज अंतरा से कहा। मैं भी, मिसेज अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसेज वालिया, हाथ पर किसका नाम लिखूं? रूही को जो लड़की मेहंदी लगा रही थी उसने रूही से पूछा। अरमान, मिसेज जानवी ने कहा। तभी रूही ने धीरे से कहा, अरमान नहीं, शौमिक। तभी अरमान वहां आया। उसने देखा कि रूही अकेले बैठी है और वही सब लोग डांस और गाने में बिजी है। अरमान रूही के पास गया। ये लो। अरमान ने रूही को फ्रेश जूस उसके मुंह के पास लाते हुए कहा। किस लिए? रूही ने अरमान से पूछा। तुम काफी थक गई हो, अरमान ने इतना कहकर रूही को जूस पिलाया। रूही को सच में प्यास लगी थी इसलिए वो जूस पी गई। अरमान ने ग्लास को साइड पर रखा और रूही की तरफ देखते हुए कहा, बताओ तुम्हारी मेहंदी। मेहंदी? रूही थोड़ा घबरा गई थी क्योंकि उसने तो अरमान का नाम लिखा ही नहीं था। मुझे आराम की जरूरत है, इतना कहकर रूही वहां से जल्दी से अपने रूम में चली गई। वही अरमान भी रूही के पीछे गया। तुम मुझे मेहंदी क्यों नहीं बता रही हो? अरमान ने इतना कहकर रूही का हाथ पकड़कर देखा जहां शौमिक लिखा था। शौमिक? अरमान ने इतना कहकर रूही को देखा। हाँ वो उसने गलती से। तभी अरमान ने रूही की बात बीच में करते हुए कहा, कोई बता नहीं, आई नो, मैं समझ सकता हूँ। यानी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? रूही ने क्यूरियस होकर पूछा। नहीं, अरमान ने जब ये कहा तो रूही ने एक प्यारी सी स्माइल की। वही अरमान भी वहां से चला गया। जल्दी ही संगीत और हल्दी का फंक्शन भी खत्म हो गया और शादी का दिन भी आ गया। रूही अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना था और पिंक कलर का दुपट्टा पहना था। रूही ने एक लॉन्ग हार गले में पहना था और उसके साथ बड़े बड़े इयररिंग्स पहने थे। रूही ने लाइट मेकअप किया था और वाइन कलर की लिपस्टिक लगाई थी। मेरी बेटी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, तुम्हें किसी की नजर ना लगे, मिसेज जानवी ने रूही से कहा और उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया। रूही ने भी एक प्यारी सी स्माइल कर दी। सच में रूही तुम बहुत हॉट लग रही हो, अरमान जीजू तो तुम्हें देखकर लट्टू हो जाएंगे, निक्की ने रूही की टांग खींचते हुए कहा। बस भी कर, रूही ने निक्की से कहा। अरमान ने भी शेरवानी पहनी थी। उसने अपने बालों को जेल से सेट किए थे। उसने हाथ में रोलेक्स वॉच पहनी थी और ब्रांडेड मोजदी पहनी थी।
वही सब लोग अरमान और रूही का वेट कर रहे थे। मिस्टर सिंघानिया, राघव और राहुल भी वहां मौजूद थे। मिस्टर सिंघानिया, आप जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है, राघव ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा। हम बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी, मिस्टर सिंघानिया ने राघव और राहुल से कहा। अरमान मंडप में जाकर बैठ गया। वही रूही जब नीचे आई तो अरमान की नज़र बस रूही पर ही थी। हुहम्मा, निक्की ने खांसी खांसते हुए कहा। मिस्टर मालिक, रूही यही आने वाले हैं। निक्की की बात सुनकर अरमान ने निक्की को हल्की स्माइल दी और अपनी नजरें फेर ली। रूही अरमान के पास आकर मंडप में बैठ गई। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगी। क्या ये राघव है? रूही ने राघव को देखा तो मन में सोचा। तभी अरमान मंडप से उठ गया। वही सब लोग हैरानी से देख रहे थे। अरमान, बेटा क्या हुआ? मिसेज जानवी ने अरमान के पास आकर पूछा। मैं ये शादी अभी नहीं कर सकता हूँ, अरमान ने बिना एक्सप्रेशन के जवाब दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? मिसेज जानवी ने अरमान से हैरान होकर पूछा। वही रूही भी खड़ी हो गई। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम मेरा तमाशा बना रहे हो? रूही ने गुस्से में अरमान से पूछा। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, अरमान ने इतना कह और मंडप के बाहर निकल गया। अरमान, ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हें शादी ही नहीं करनी थी तो फिर ये तमाशा क्यों किया? रूही ने गुस्से में अरमान का कॉलर पकड़ते हुए कहा। मेरा कॉलर छोड़ो, अरमान ने रूही को इतना कहा कर झट से अपना कॉलर छुड़वा लिया। वही सब लोग रूही और अरमान की बातें करने लगे। अरमान, ये क्या कर रहे हो? मिस्टर सिंघानिया ने अरमान के पास आकर कहा। चैप्टर 118 शादी संपन्न हुई। वैसे आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, अरमान ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। क्या सरप्राइज? मिसेज जानवी ने कंफ्यूज होकर पूछा। क्या आप लोग देखना चाहोगे? अरमान ने सबकी तरफ सवालिया नजरों से देखा, फिर विक्की को इशारा किया और कुछ ही देर में वहां की सब लाइट बंद हो गई और एक प्रोजेक्टर ऑन हुआ। आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनना चाहता हूं, क्या आप लोग सुनोगे? अरमान ने सबको देखते हुए फिर से पूछा। एक 7 साल की छोटी लड़की जो अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी, वही उसकी माँ उस लड़की को लेकर भाग रही है और उस छोटी सी लड़की को ये भी नहीं पता कि वो लड़की अपनी माँ के साथ क्यों भाग रही है। अरमान ने इतना कहकर रूही के पास आया। तुम्हें पता है वो छोटी सी बच्ची कौन थी? अरमान ने रूही से पूछा। वही रूही को यह एहसास हुआ कि वो आज तक जो सपना देखती है अरमान उसकी ही बात कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? और ये तो मेरे सपने में, इतना बोलकर रूही रुक जाती है। आई नो, मुझे पता है, इतना कहकर अरमान फिर से प्रोजेक्टर के पास चला गया। कोई बात नहीं, मैं आज आप सबको कुछ खास चीज बताता हूँ, अरमान ने इतना कहकर वो प्रोजेक्टर ऑन किया जिससे सामने व्हाइट स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हुआ। एक खूबसूरत औरत, एक छोटी सी बच्ची जो काफी क्यूट और प्यारी थी, उस लड़की को लेकर एक घर के पास खड़ी थी और वो औरत काफी परेशान थी। तभी 4 से 5 लोग वहां आए और उस औरत के पास से उस बच्ची को खींच लिया। मेरी बच्ची, उसे छोड़ दो, उस औरत ने चिल्लाकर कहा। वही वो बच्ची भी रोए जा रही थी। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी, उसने से 30 से 32 साल का आदमी बाहर निकला। डैड, रूही ने शौक होकर कहा और मिस्टर सिंघानिया को देखने लगी और फिर से उस स्क्रीन पर देखने लगी। यश प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, उस औरत ने रोते हुए कहा। माय स्वीटहार्ट, ऐसा नहीं होगा, यश ने उस औरत के पास आकर कहा। वो तुम्हारी बेटी भी है, प्लीज ऐसा मत करो, उस औरत ने रोते हुए अपने हाथ जोड़े। तुम्हें जाना होगा रोमा, अब तुम मेरे कोई काम की नहीं हो, यश ने इतना कहकर उस औरत को गुस्से में देखा। खत्म कर दो इसे, यश ने उन लोगों से कहा और वो छोटी बच्ची को अपने पास खींच लिया। कुछ ही वक्त में उन लोगों ने उस औरत पर गोलियां चलाई। मॉम मॉम, वो छोटी लड़की अपनी मां को बूम पड़ते हुए बेहोश हो गई। तभी प्रोजेक्टर बंद हो गया और लाइट ऑन हो गई। रूही की आंखों में आंसू थे। ये क्या बकवास है? मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से में कहा। अरे, अपनी वाइफ को मरते हुए शर्म नहीं आए और मेरी बातें बकवास लग रही है? अरमान की भावें तन गई थी। तुम जैसे घटिया इंसान को क्या लगता है कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे? अरमान ने मिस्टर सिंघानिया का कॉलर पकड़ते हुए कहा। जो औरत को तुम्हारे डैड ने मारा है वही तुम्हारी मॉम है, अरमान ने रूही से कहा। वही रूही जो अभी तक काफी हिम्मत कर खड़ी थी वो धड़ाम करके बैठ गई। तुम इतनी कमजोर नहीं हो सकती हो, अरमान ने इतना कहकर रूही को जमीन पर से उठाया। रूही मिस्टर सिंघानिया के पास गई और उन्हें जोर से थप्पड़ मार दिया।
क्यों किया आपने मेरी मॉम के साथ ऐसा? रूही ने रोते हुए कहा। तुम्हारी मॉम अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे ही नहीं रही थी और फिर उसने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, इसलिए मुझे तुम्हारी मॉम को मरना पड़ा, मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से में कहा। तभी कुछ पुलिस वहां आए और मिस्टर सिंघानिया को साथ ले गए। रूही काफी टाइम से रो रही थी। मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, अरमान ने रूही से कहा। रूही ने भी आपने आंसू पूछे और कुछ दिन पहले क्या हुआ था वो सोचने लगी। फ्लैशबैक। कुछ दिन पहले रूही जब अरमान के ऑफिस गई थी तब अरमान ने रूही से कहा, मैं शादी तो तुमसे करूंगा बट शादी के दिन में तुम्हें कुछ दिखने वाला हो क्या? रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। वो तो तुम्हें बाद में ही पता चलेगा बट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वो गिफ्ट होगा, अरमान ने रूही से कहा और उसे अपने करीब खींचा और कहा, ये हमारा शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम किसी भी हाल में ये शादी नहीं तोड़ सकती। मुझे शादी तोड़ने की जरूर ही नहीं है, रूही ने अरमान से कहा। अब समझ आया कि अरमान ने वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करवाया था। रूही ने मंडप में जाते हुए सोचा, मेरे डैड की सच्चाई बाहर आने के बाद मैं शादी नहीं करती, इसलिए ये घटिया इंसान ने मुझे से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। रूही मंडप में बैठ गई और अरमान को देखते हुए कहा, तुम्हें मेरे डैड के बारे में कैसे पता और मेरे सपने के बारे में? पहले हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद पूरी लाइफ पड़ी है बताने के लिए, अरमान ने इतना कहा और सामने देखने लगा। पता है कुछ देर के लिए तो मैं डर गई थी कि अरमान सच में रूही से शादी नहीं करने वाला है, निक्की ने विक्की से कहा। आई नो में भी, विक्की ने कहा। अरमान और रूही ने फेरे लिए, उसके बाद अरमान ने रूही की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया। शादी संपन्न हुई। पंडित जी ने कहा सब लोग काफी खुश थे पर रूही नहीं, अरमान और रूही ने सबका आशीर्वाद लिया। आज तुम लोग यही रुक जाओ, दादी ने रूही और अरमान से कहा। सॉरी, मैं आपने घर के सिवा कहीं रहना पसंद नहीं करता, अरमान ने सीधा ही माना कर दिया। चले हम, रूही ने जब सबसे मिल लिया तो अरमान ने रूही से पूछा। हम रूही ने अरमान से कहा और दोनों ही वहां से चले गए। जब वो दोनों गाड़ी में बैठे तो रूही ने अरमान को मुंह के मरना शुरू किया, धोखेबाज इंसान, मैंने क्या धोखा किया तुम्हारे साथ? अरमान ने रूही के हाथ को पकड़ते हुए कहा और एक हाथ से उसने गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर दिया। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, रूही इतना कहकर अरमान को फिर से मरने लगी। रूही रुक जाओ, अरमान ने काफी बार रूही से कहा पर रूही पागलों की तरह अरमान को मारे जा रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं आज तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। तभी अरमान ने इरिटेट होकर रूही के हाथ पकड़ लिए और उसे पीछे धकेल दिया जिससे रूही सीट पर झुक गई, वही अरमान भी रूही पर झुक गया था। क्या मैंने तुमसे कभी शादी के लिए फोर्स किया? अरमान ने रूही की आंखों में देखते हुए कहा। वही रूही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी। क्या मैं तुम्हारे पास आया था कि मुझे से शादी कर लो? अरमान रूही के और करीब गया जिससे रूही ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। तुम खुद आई थी मेरे पास और अगर ये सच्चाई मैं शादी बाद बताता तो तुम क्या करती? अरमान ने रूही को अपनी तरफ खींचा लिया जिससे अरमान और रूही की नाक टच हो रही थी। रूही की परफ्यूम की महक अरमान को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अरमान ना चाहते हुए भी बस रूही को किस करने के बारे में सोच रहा था और वो धीरे धीरे रूही के करीब जाने लगा। रूही को कुछ पल तो समझ ही नहीं आया पर उसने जल्दी से अरमान को धक्का दे दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? रूही जल्दी से अरमान से दूर हट गई और उसने अपना दुपट्टा ठीक किया। मैं क्या कर रहा हूँ? आई थिंक अपनी वाइफ को किस करने की कोशिश कर रहा था, अरमान ने तिरछी स्माइल से कहा। यो तभी अरमान ने रूही की बात को बीच में ही कटते हुए कहा, कुछ भी बोलने की हिम्मत मत करना। रूही ने गुस्से से अपनी नजरें फेर ली। वही कुछ ही देर में मालिक हाउस आ गया। रूही अरमान का वेट करे बिना ही घर में चली गई। वही अरमान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, मेरी जंगली बिल्ली। रूही घर में चली गई। वही अरमान भी रूही के पीछे पीछे गया। जब अरमान घर में आया तो रूही ने बिना अरमान को देखे पूछा, मेरा कमरा कौन सा है? तुम्हारा कमरा चाहिए? अरमान ने रूही के पास आकर पूछा। हम ठीक है चलो, अरमान ने इतना कहकर रूही को गोद में उठाया और ऊपर ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, रूही ने अरमान के चेस्ट पर मुके मरते हुए कहा। वही जब अरमान ने रूही की बात नहीं सुनी तो रूही ने अरमान के शोल्डर पर बाइट भर लिया। तुम खुद को समझते क्या हो? रूही ने गुस्से में कहा। ओह गॉड, तुम कितनी भरी हो गई हो? अरमान ने रूही से कहा तो रूही की आंखें बड़ी हो गई।
यू इडियट, मैं कोई मोटी नहीं हूं, मैंने 2 महीने में 3 किलोग्राम वेट कम किया है और तुम मुझे मोटी कह रहे हो, रूही ने गुस्से में कहा। वही अरमान ने रूम का दरवाजा पैर से खोल और रूही को अपनी गोद से उतारा। रूही ने देखा कि पूरा रूम सजा हुआ है जैसा फिल्मों में होता है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रूही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। हमारी फर्स्ट नाइट है इसलिए, अरमान ने रूही के कान में कहा। चैप्टर 119 अगर यहाँ शौमिक होता तो खुशी होती। तुम इतने घटिया कैसे हो? रूही ने अरमान को धक्का देते हुए पूछा। मैं घटिया कैसे हुआ? क्या मैं कोई और औरत के साथ कुछ कर रहा हूँ? अरमान ने रूही से पूछा। नहीं, पर क्या हमारे बीच तय नहीं हुआ था कि ये शादी सिर्फ एक समझौता है? रूही ने थोड़ा हकलाते हुए कहा। ओह, तो अपना समझौता निभा रही हो? अरमान ने मन ही मन मुकुराते हुए कहा। वैसे तुमने मेहंदी में तो शौमिक का नाम लिखाया है, कहीं यहाँ भी शौमिक को ही तो मिस नहीं कर रही हो? अरमान ने रूही को अपने करीब खींचा। मैं शौमिक को हमेशा मिस करती हूँ, सिर्फ यही पर नहीं, रूही ने गुरूर के साथ जवाब दिया। अच्छा बाबा, मन लेता हूँ, यानी तुम्हें मेरे यहाँ होने से कोई खुशी नहीं है क्या? अगर यहाँ शौमिक होता तो खुशी होती? अरमान ने रूही के पास जाकर उससे पूछा। मैं अब इसे क्या जवाब दूं? अगर शौमिक यहाँ होता तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती, रूही ने मन में सोचा। बहुत, इतनी कि मैं पूरी लाइफ उसे अपने पास रख लेती, रूही ने उदास होकर जवाब दिया और ड्रेसिंग टेबल के पास आपने कान के ईयरिंग उतर ही रही थी कि तभी। तो रख लो, अरमान ने रूही से कहा। तो रूही ने हैरान होकर अरमान को देखकर पूछा, क्या मतलब? मतलब ये कि शादी के दिन हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। इतना कहकर अरमान ने अपना मास्क उतर लिया। वही रूही काफी शौक थी। शौमिक, रूही ने खुश होते हुए कहा। वही वो शौक भी थी। वो जल्दी से भागते हुए आए और शौमिक के गले लग गई। वही शौमिक ने भी रूही को कसकर हक कर लिया। तुम जिंदा हो? रूही ने इतना कहकर शौमिक के गाल पर किस किया। शौमिक ने भी रूही को किस किया। रूही को बाद में होश आया और उसने शौमिक को खुद से दूर किया। तुम जिंदा हो यानी तुमने मरने की एक्टिंग की थी? रूही ने शौमिक का कॉलर पकड़ लिया। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो, शौमिक ने रूही से हिचकिचाते हुए कहा। शौमिक पूरी दुनिया में सिर्फ रूही से ही डरता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रूही उससे दूर हो जाए। मैं तुम्हें सच में मार दूंगी, रूही इतना कहकर शौमिक को मरने लगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 महीने। रूही को अब शौमिक पर गुस्सा आ रहा था। वही शौमिक खुद को रूही से प्रोटेक्ट कर रहा था। शौमिक ने रूही के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे बेड पर धक्का दे दिया। छोड़ो, रूही अभी भी शौमिक को मार रही थी। वही शौमिक ने रूही के दोनों हाथों को बेड में धंसा दिए। रूही शौमिक को देख रही थी, वही शौमिक भी रूही को देख रहा था। क्या अब मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती? शौमिक ने इतना कहकर रूही के ईयरिंग उतरने लगा। उसके बाद उसका दुपट्टा शौमिक ने रूही के कान पर किस किया। मैंने तुम्हें काफी मिस किया, इतना कहकर शौमिक ने रूही का हार भी निकल दिया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। वही रूही ने कसकर बेड शीट को पकड़ लिया। रूही चाहती थी कि आज वो पूरी तरह शौमिक को अपने आप को सौंप दे। तभी रूही ने शौमिक को खुद से थोड़ा दूर किया। तुमने मुझे मिस नहीं किया बल्कि अकेला छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, शौमिक ने रूही से कहा। तभी रूही ने पूछा, तो फिर कैसा है और तुमने ये सब क्यों किया? मुझे पर ट्रस्ट करो, मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा, शौमिक ने रूही के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। क्या तुम्हें एक बार भी मुझे से मिलने का मन नहीं किया? रूही ने शौमिक से पूछा। प्लीज रूही, ऐसे सवाल मत पूछो जिसका जवाब मैं ना दे पाऊं, शौमिक ने गिल्टी फील करते हुए कहा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अब तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो, रूही ने फिर से शौमिक के चेस्ट पर मरते हुए कहा। ऐसा कभी नहीं होगा, इतना कहकर शौमिक ने रूही के होठों पर अपने होठ रख दिए। रूही भी कुछ देर बाद शौमिक का साथ देने लगी। कुछ देर बाद रूही को सांस लेने में दिक्कत हुई तो शौमिक रूही से दूर हुआ और उसके नेक पर किस करने लगा। रूही ने शौमिक के बालों को कसकर पकड़ लिया। वही शौमिक रूही की गर्दन पर आपने निशान छोड़ रहा था। शौमिक ने रूही को पेट बल लेटाया और पीछे से उसकी ब्लाउज की डोरी खोल दी और धीरे धीरे उसकी पीठ पर किस करने लगा। वही रूही बसाहे भर रही थी। शौमिक ने रूही को अपनी तरफ किया। शौमिक, रूही ने शौमिक को देखते हुए कहा। तुम्हें पता, अगर आज तुम अपनी सच्चाई नहीं बताते तो मैं सच में मार जाती। रूही ने आपने एक हाथ को शौमिक के गाल पर रख दिया था। ऐसा मत कहो, शौमिक ने रूही के हाथ पर किस करते हुए कहा।
तुम मुझे पर गुस्सा कर लेना, डांट लेना, पर मुझे छोड़कर मत जाना, रूही ने मायूस होकर कहा। तभी शौमिक ने कहा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर शौमिक ने रूही की चूड़ियां निकल दी। शौमिक ने रूही के फोरहेड पर, फिर होठ पर, नेक पर, चेस्ट पर किस करते हुए नीचे आया और उसके पेट पर किस किया। रूही ने कसकर बेडशीट को पकड़ लिया। वही शौमिक रूही को हर जगह किस कर रहा था। और कुछ देर बाद उन दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े थे और रूम में धीमी धीमी कैंडल जल रही थी और रूही के सिसकने की आवाजें आ रही थी। अगली सुबह सुबह के 9 बज गए थे और वही बार बार शौमिक का फोन बज रहा था। वही शौमिक रूही को अपनी बाहों में भरकर सोया था। शौमिक प्लीज ये फोन बंद करो, रूही ने नींद भरी आवाज में कहा और आपने कान पर एक पिलो रख दिया। वही शौमिक ने फोन में नाम देखा तो राघव शो हो रहा था। घटिया इंसान अभी डिस्टर्ब कर रहा है, शौमिक ने इतना कहकर फोन को स्विच ऑफ कर दिया और फिर से रूही को अपने पास लेकर सो गया। 1 घंटे बाद शौमिक उठ गया था। उसने देखा कि रूही अभी एक सो रही है। गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट, अब उठा जाओ, इतना कहकर शौमिक ने रूही को कान पर किस किया। रूही की पीठ शौमिक की तरफ थी। जब रूही ने शौमिक की आवाज सुनी तो वो नींद में मुस्कुराए और शौमिक की तरफ करवट ली। मुझे और सोना है, रूही ने शौमिक के चेस्ट पर अपना सर रख दिया था। सोगी तो खेल का तमाशा कैसे देखोगी, शौमिक ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब वेट एंड वॉच, अब जल्दी से उठो, इतना कहकर शौमिक रूही को आपने साथ बाथरूम में ले गया। उन दोनों ने एक साथ शॉवर लिया। माय फेवरेट कलर, शौमिक ने रूही को एक ब्लैक ड्रेस निकला कर दिया और उसने भी एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। रूही ने अपने बालों की पोनी टेल बंदी और गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाया और हाथों में लाल चूड़ा पहना था। वही शौमिक ने अपने बालों को सेट किया और वापस वो मास्क पहन लिया। शौमिक वैसे एक बात कहूं, रूही ने शौमिक के गर्दन में इर्द गिर्द हाथ लपेट लिए। हम बोलो, शौमिक ने रूही को देखा। वैसे अरमान भी काफी हैंडसम और हॉट था, अगर तुम सच नहीं बताते तो मैं सच में अरमान से प्यार करने लगी थी, रूही ने शरारती अंदाज में कहा। जस्ट शट अप, आगे ऐसा सोच भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, शौमिक ने गुस्से में कहा। वही रूही जोर जोर से हंसने लगी। अरे तुम तो जेल्स हो गए, रूही ने हंसते हुए कहा। अब चले, तुम्हें काफी काम करना है, शौमिक ने रूही से कहा और वो दोनों ऑफिस चले गए। रूही और शौमिक जब ऑफिस गए तो रूही ने देखा कि अरमान के केबिन में पहले से ही राहुल और राघव बैठे थे। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, रूही ने राघव को नफरत भरी नजरों से देखा। ये दोनों मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, शौमिक ने कहा। मिस्टर मालिक, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, राघव ने शौमिक को देखते हुए कहा। शौमिक ने मास्क पहना था जिस वजह से ये लोग उसे नहीं पहचान पा रहे थे। घटिया इंसान, तुम्हें क्या बात करनी है, तुम्हें सुकून नहीं मिला जो दोबारा यहाँ आ गए, रूही ने गुस्से में कहा। रूही चुप रहो, शौमिक ने ऊंची आवाज में कहा। मैं चुप रहूं और ये घटिया इंसान ने मेरी और शौमिक की लाइफ बर्बाद कर दी है, उसका क्या, रूही ने अरमान से रुड होते हुए कहा। और तुम राहुल, तुम तो शौमिक के भाई हो ना, फिर तुम इस राघव के साथ क्या कर रहे हो, रूही ने शक भरी नजरों से राहुल को देखा। चैप्टर 120, मेरी रूही को तकलीफ देगा मैं उसे छोड़ दूंगा। रूही बस करो, अरमान ने सख्त आवाज में कहा। मैं क्यों बस करूं, मैं बोलूंगी, रूही ने अरमान को गुस्से में कहा। तभी अरमान ने रूही की बाजू को पकड़ा और कठोर आवाज में कहा, ये मत भूलो कि तुम शौमिक वालिया की वाइफ नहीं, अब अरमान मालिक की वाइफ हो। अरमान ने रूही को और आपने करीब खींचा। मैं कोई शौमिक नहीं हूं जो तुम्हारी गलती को बर्दाश्त करूंगा। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने घटिया इंसान हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती, रूही की आंखें नम हो गई थी। बट अब शादी हो गई है, इसलिए तुम्हें अब मेरी ही बात सुननी होगी और अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ, अरमान ने रूही को हल्के से धक्का देते हुए कहा। रूही ने नफरत भरी नजरों से तीनों को देखा और वहां से चली गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम रूही से प्यार करते हो, फिर भी तुमने उसे सबके सामने डांटा, राघव ने शक भरी नजरों से अरमान को देखा। प्यार अपनी जगह होता है और बिजनेस अपनी जगह, और मैंने बिजनेस के लिए काफी लोगों के मदद किए हैं, अरमान ने बिना एक्सप्रेशन के कहा। अरमान ने आगे कहा, मैं रूही से प्यार करता हूं बट मैं अपने बिजनेस से भी इतना ही प्यार करता हूं। राघव ने कहा। तभी राहुल ने कहा, तुमने मिस्टर सिंघानिया के साथ जो किया उसकी वजह मैं जान सकता हूं।
वैसे तो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, बट हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को पता चल जाए। अरमान इतना कहकर अपनी चेयर से उठा और उन दोनों की चेयर के बीच जाकर खड़ा हो गया और अपनी गर्दन झुकाए ताकि उन दोनों के चेहरे साफ दिखाई दे। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा ना कि मैं जितना आपने बिजनेस से प्यार करता हूँ इतना ही रूही से। अरमान ने दोनों के फेस को देखा। तुम दोनों को क्या लगता है कि जो मेरी रूही को तकलीफ देगा मैं उसे छोड़ दूंगा? अरमान इतना कहकर उन डेस्क पर बैठ गया। मुझे रूही पसंद थी इसलिए मैंने शौमिक को मारा और जो मेरी जान को हट करेगा मैं उसकी जान बख्श दूंगा। अरमान ने उन दोनों की तरह देखते हुए सवाल किया। नहीं, मुझे लगता है तुमने सही किया, राघव ने जल्दी से अरमान से कहा। वो तो मुझे पता है और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मिस्टर सिंघानिया के साथ क्या हो रहा है। अरमान ने इतना कहकर अपने लैपटॉप में एक वीडियो प्ले किया जिससे देखकर राहुल और राघव दोनों ही डर गए। तुम लोग डरो मत, क्योंकि जो मेरे साथ अच्छा है मैं उसके लिए बहुत अच्छा हूँ, आई स्वेयर, अरमान ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो यहाँ से जा सकते हो। अरमान अपनी चेयर पर बैठ गया था और उसने एक बटन प्रेस किया जिससे दरवाजा खुल गया। राघव और राहुल वहां से चले गए। कुछ देर बाद रूही अरमान के केबिन में आया और अरमान को काफी जोर का पेट में मुक्का मारा। आह, अब क्या हुआ? अरमान ने कराहने हुए पूछा। शौमिक मेरे नखरे झेल सकता है इसलिए मैं तो शौमिक को मारा, रूही इतना कहकर हंसने लगी। अच्छा, बट अभी तो मैं अरमान के कैरेक्टर में हूं तो क्या मैं अपनी वाइफ को किस कर सकता हूं? अरमान ने शरारती अंदाज में कहा और रूही के गाल पर किस किया। इसके बाद उसने रूही के नेक पर किस करने लगा। वही रूही ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। शौमिक, रूही ने आहें भरते हुए कहा। वही रूही ने रूही को डेस्क पर बिठा दिया था और उसे किस कर रहा था तभी रूही का फोन बजा। शौमिक, मेरा फोन, रूही ने शौमिक से कहा। तभी शौमिक ने कहा, आई डोंट केयर। वही जब फोन दोबारा बजा तो रूही ने शौमिक को धक्का दिया और अपने पास से फोन निकला। उसने देखा कि मिसेज जानवी का फोन है। हेलो माँ, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। वही शौमिक ने रूही को पीछे से हक कर लिया। शौमिक ने अपना मास्क उतार दिया। रूही बेटा, शाम को तुम और अरमान डिनर पर आओगे ना? मिसेज जानवी ने रूही से पूछा। आज शाम को, रूही ने जब पूछा तो शौमिक ने रूही को पीछे नेक पर किस किया। अरमान, रूही ने फोन बताते हुए कहा। तभी शौमिक ने इशारे से कहा, फोन रख दो। ठीक है माँ, हम शाम को आ जाएंगे, रूही ने इतना कहकर फोन रख दिया। वही शौमिक ने रूही को अपनी तरफ मोड़ा। तुम आज काफी खूबसूरत लग रही हो, शौमिक ने रूही से कहा। तभी रूही ने शौमिक को धक्का दिया और कहा, रोमांस बाद में करेंगे, पहले काम। नहीं स्वीटहार्ट, पहले रोमांस उसके बाद काम, उतना कहकर शौमिक ने रूही को गोद में उठाया और अपने केबिन के सीक्रेट रूम में ले गया। शौमिक, नहीं शौमिक प्लीज मुझे नीचे उतारा, रूही ने शौमिक से कहा। पर शौमिक ने सीधा ही रूही को बेड पर धकेल दिया। देखो शौमिक, मुझे निक्की के पास जाना है, प्लीज अभी नहीं, रूही ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ठीक है, बाद में चली जाना, शौमिक ने इतना कहकर रूही के होठों को चूम लिया। शौमिक धीरे धीरे रूही को किस करने लगा। वही रूही ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो भी शौमिक को किस कर रही थी। पर तभी रूही ने शौमिक को देखते हुए कहा, प्लीज मुझे लेट हो रहा है। ठीक है तुम जाओ, बट मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, शौमिक ने अपने होठ को सहलाते हुए कहा। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे समझे? रूही इतने कहकर उस रूम से बाहर आ गई। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम अच्छे से जानती हो, शौमिक ने रूही के पीछे आते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती मिस्टर शौमिक वालिया, रूही ने शौमिक के चेस्ट पर उंगली रखते हुए कहा। तो कोई बात नहीं, आज रात तुम्हें अच्छे से बता दूंगा, शौमिक ने इतना कहकर रूही को आंख मारी। रूही ने जानते हुए कहा, सो फनी। इतना कहकर रूही वहां से चली गई। पागल लड़की, शौमिक ने रूही को जाते हुए देखकर कहा। इधर रूही मॉल गई, वहां निक्की उसका कब से वेट कर रही थी। अरे खुद की शादी क्या हो गई, मुझे ही भूल गई, निक्की ने रूही को देखते हुए शिकायत करना शुरू कर दिया। अरे नहीं, वो अरमान के साथ उसके ऑफिस गई थी, रूही ने निक्की से कहा और वो दोनों अंदर जाने लगे। और यार मेरी भी 5 दिन बाद शादी होने वाली है, अब मुझे पर थोड़ा ध्यान दे देना प्लीज। ओके, रूही ने निक्की की बात का जवाब दिया। मेरी जानेमन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शादी के दिन क्या पहनूं, निक्की ने रूही के गले में हाथ डालते हुए कहा। कुछ भी पहन भाई, विक्की की नज़र तो तुझे पर ही रहने वाली है, रूही ने निक्की से कहा। तभी निक्की थोड़ा शर्मा गई।
तभी रूही ने आगे कहा, वैसे तू इतनी बेशर्म है कि मुझे तो लगा था कि कहीं तू बिना कुछ पहने ही शादी ना कर ले। सो फनी, निक्की ने मुंह बनते हुए कहा। तभी निक्की की नजर रूही की गर्दन पर गई। वैसे तू भी कुछ बेशर्म नहीं है, पहले ही दिन मिस्टर मालिक को आपने वास में कर लिया। निक्की ने जब ये कहा तो रूही ने उसकी तरफ देखा। तभी निक्की ने उसकी गर्दन की तरफ इशारा किया। तू नहीं समझेगी मेरे दिल का हल मेरी घन्नो, रूही ने आंख मरते हुए कहा और वो शॉपिंग के बारे में सोचने लगी। रूही और निक्की शॉपिंग कर ही रहे थे कि तभी रूही का फोन बजा। रूही ने नाम देखा तो अरमान लिखा था। क्या हुआ अरमान, रूही ने थोड़ा धीरे से पूछा। कहाँ हो तुम, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, शॉमिक ने कहा। अच्छा, अभी 1 घंटा हुआ भी नहीं और मेरी याद आ गई, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम आ जाओ, शॉमिक ने रूही से कहा। तभी रूही ने कहा, मैं शॉपिंग में बिजी हूँ जनाब, और वैसे भी तुम्हें मेरी याद आ रही है, तुम आ जाओ, रूही ने शॉमिक की टांग खींचते हुए कहा। ठीक है, मैं